अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूँ गज़ल अशरफ और आप सबको जुमा मुबारक, क्योंकि आज है दिनों का सरदार है, द डे ऑफ ब्लेसिंग्स, द डे ऑफ होप, द डे ऑफ फॉरगिवनेस। तो आपने अपनी दुआओं में हमें भी याद रखना है। बिल्कुल ऐसे ही जी। ख़वातीन आज़ाद सुबह की सोच में आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूँ हुसैन लियाकत। आज हमारे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज़ की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान सीरीज़ तो हार गया, लेकिन कल खेले गए मैच में पाकिस्तान लग रहा था कि एक टॉप टियर की टीम है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 178 रन बनाए, जिसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने में कामयाब हुए साहिबजादा फरहान, जिनकी हम बात कर रहे थे कि साहिबजादा फरहान को क्यों नहीं खिलाया जाता। तो साहिबजादा फरहान ने एक दफ़ा फिर साबित किया कि वो उसी तरह की फॉर्म में है जिस तरह की फॉर्म में वो पाकिस्तान सुपर लीग में थे। 63 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली। इसके अलावा हसन नवाज ने 33 रन बनाए और नवाज ने 27 रन बनाए। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो सलमान मिर्जा का इंक्लूजन बांग्लादेश में बड़ा ज़बरदस्त हुआ, 3 विकेट लेने में कामयाब हुए, 2 विकेट, और मोहम्मद नवाज 2 विकेट लेने में कामयाब हुए। कल के मैच में पाकिस्तान की टीम डिफरेंट टीम लग रही थी, एक डिफरेंट यूनिट लग रहा था। जिस तरह की हमारी टॉप टियर की टीम है उस तरह की हमारी टॉप टियर की टीम लग रही थी। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि हमारी मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि जो खिलाड़ी फॉर्म में है आपने उसको प्रायोरिटी देनी है, इंस्टेड ऑफ कि आपने सीनियर्स को प्रायोरिटी देनी है। 2 मैचेस में से अगर किसी एक मैच में भी आप फ़खर जमान को बैठा के फरहान को रख लेते, मैं ये नहीं कह रहा कि वो 63 रन बनाते, लेकिन अगर वो 32-30 रन भी बना लेते फास्ट ट्रैक पे, तो वही डिफरेंस था पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आखिरी मैच में, और वहाँ पे भी यही डिफरेंस होता। सो पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की गलतियाँ हम बार बार नहीं दोहराएंगे और छोटी टीम्स के खिलाफ हम शुरू में ये ऐसा अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे ताकि हमें रिजल्ट्स हमारे हक में आए और साजगार हों। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ दिनों से जब हम बात कर रहे थे, सैलाब की सूरत हाल थी और निजी हाउसिंग सोसाइटी में एक सैलाबी रेला आया था, और उस सैलाबी रेले में आप सब लोग जानते हैं कि कर्नल साहब और उनकी बेटी बह गए थे। लेकिन अब उनके फाइनली उनकी लाशें भी मिल गई हैं, मतलब वालिद की तो लाश मिल गई है 3 रोज़ बाद। और तफसीलात ये भी सामने आ रही हैं कि इस्लामाबाद की जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है उसके फेज़ 5 में कार समेत बाप बेटी के बरसाती नाले में बह जाने के मामले पर रेस्क्यू 1112 की टीमों ने 3 रोज़ तक ये ऑपरेशन किया और 3 रोज़ बाद उनकी लाश मिली है। और जितने भी जो गोताखोर हैं उनके हवाले से उन्होंने जदीद आलात भी इस्तेमाल किए, ऑपरेशन किया, 3 दिन तक ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन GT रोड सवा पुल से शुरू किया गया और फिर जाकर पहले तो सिर्फ उनकी गाड़ी के बम्पर मिला था, फिर उसके बाद कुछ गाड़ी का दरवाज़ा भी मिला और उसके बाद फिर उनकी लाश भी मिल गई है। और मजीद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बेटी के हवाले से भी उसकी लाश को भी तलाश किया जा रहा है अभी। बिल्कुल ऐसी है और उम्मीद है कि उनकी बेटी की लाश भी जल्द मिल जाएगी। और उनकी फैमिली के लिए तो ये सदमा है, लेकिन कम से कम जब उनके सामने एक लाश होगी तो वो तदफीन वगैरह सारी चीज़ें जो है वो बर वक्त भी कर सकते हैं। नहीं तो ये सदमा बढ़ता रहेगा, ये सदमा बढ़ता रहेगा। और जितना ज़्यादा तवालत इख्तियार करेगा इनकी लाश का मिलना, तो ये फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा कर्ब के हालात होते हैं। ख़वातीन नौज़ात आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब की तारीख में मसाली फैसला करते हुए पंजाब भर की तमाम जेल खानों में कैदियों के जो बीवी और बच्चों के साथ रहने के लिए फैमिली रूम की इजाज़त दे दी है। अगर तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब की बात की जाए तो उनके मुताबिक 5 साल से ज़ायद सज़ा के कैदी साल में 3 बार मुसलसल 3 दिन अपनी अहलिया और 6 साल से कम उम्र बच्चों के साथ जेल के फैमिली रूम में क़याम कर सकते हैं, जहां उन्हें मुफ्त खाना भी फराम किया जाएगा। और फैमिली रूम में क़याम के लिए कैदी या फिर अहलिया को सुप्रिटेंडेंट जेल को दरख्वास्त देनी पड़ेगी और सुप्रिटेंडेंट जेल मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर से तहरीरी मंजूरी लेंगे, जिसके बाद सुप्रिटेंडेंट जेल मुकर्ररा तारीख पर बेगम और बच्चों को कैदी के साथ फैमिली रूम में क़याम की इजाज़त देंगे। सो एक और बड़ा हौसला अफजा फैसला हमें देखने को मिला है पंजाब गवर्नमेंट और मरियम नवाज की जानिब से। बिल्कुल बड़ा ही खुश आइंद, बड़ा ही हमदर्दी वाला और इंसान दोस्त फैसला ये किया गया है कि फैमिली को उनके साथ जो है रूम अलॉट किया जाएगा और फिर उसके बाद खाना भी मुफ्त दिया जाएगा। जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो मजीद इस पर हम बुशरा बीबी से मिल सकते हैं, शायद पॉसिबल हो सकता है। अब ये तो 6 साल के बच्चे तो नहीं है, लेकिन बुशरा अब हम बीबी देख सकते हैं कि इसकी जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो उसमें पता चलेगा कि खान साहब भी बुशरा बीबी से मिल सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि उन दोनों को ही कैद की सजा है। अब देखें कि क्या होता है। खैर, बानी PTI की आपने बात कर ही ली है तो मैं आपको डियाला जेल लिए चलती हूँ, जहाँ से खान साहब का एक अहम पैगाम सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जेल में वजू करने के लिए जो पानी फराहम किया गया है वो गंदा और मिट्टी से आलूदा था, जिसकी वजह से वो शरई तरीके से वजू भी नहीं कर सके। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सूरत हाल मजहबी आज़ादियों की बिल्कुल सरीहन खिलाफ वर्जी है और बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली के मुतरादिफ भी है। समाजी राबिते की वेबसाइट एक्स पर इमरान खान के अकाउंट से एक ट्वीट पोस्ट की गई
जिसमें ये लिखा गया है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी शख्सियत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया और नहीं हुआ ऐसा सलूक पहले भी जैसा कि मेरे साथ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ज़ाहिर है फिर आगे से जब शिकवा हुआ तो जवाब शिकवा भी आया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा ने ये कहा कि पानी पीटीआई इमरान खान की जेल में सहूलतों से मुतल्लिक इल्ज़ामात को उन्होंने झूठ करार दे दिया कि ये सिर्फ बातें की जा रही हैं, झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी एक स्टोरी मैंने बताई थी जिसमें बड़ी हमदर्दाना स्टोरी थी कि एक कैदी अपने बीवी बच्चों के साथ मिल सकता है, और दूसरी स्टोरी में गज़ल ने उसका रिबर्टल दे दिया कि बानी पीटीआई के साथ क्या कुछ हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बानी पीटीआई के साथ भी वही कुछ होगा जो कि दूसरे कैदियों के लिए पंजाब गवर्नमेंट सोच रही है या फिर वज़ीर आला पंजाब सोचिए। अब देखते हैं इसके ऊपर अमल दरामद कब होगा, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, क्या अगले 2 साल भी बानी पीटीआई जेल में होंगे नहीं होंगे, इस पे एक सवालिया निशान है। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और एक और अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करते हैं। मास्को रूस के मशरिकी इलाके में एक बरदार तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार तमाम मुसाफिर हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक तैयारे में 43 मुसाफिर जिनमें 5 बच्चे भी शामिल थे और 6 अमले के अफराद सवार थे। तमाम 49 अफराद जान की बाजी हार गए। रूसी न्यूज़ एजेंसी और मुकामी हुक्काम ने हादसे की तस्दीक कर दी है। और ये अगर तैयारे की बात की जाए तो ये 1976 में तैयार किया गया था, जो कि साइबेरियन एयरलाइन अंग्रा एयरलाइंस की परवाज़ थी। और हादसे के वक्त तैयारा लैंडिंग की दूसरी कोशिश कर रहा था जब अचानक उसका राब्ता ख़त्म हो गया। इलाकाई हुक्काम के मुताबिक तैयारा ज़मीन से टकराने के बाद आग की लपेट में आ गया। हादसे में कोई भी फर्द जिंदा नहीं बच सका, ताहम तैयारे के तबाह होने के वजूहात जानने के लिए तफ्तीश जारी है। रूस की खबरसा एजेंसी ने बताया कि तैयारे को लैंडिंग के दौरान मौसम की खराबी और कम दिखाई देने के बायस हादसा पेश आया। बिल्कुल, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है जिस तरह से तैयारों को हादसे आजकल पेश आ रहे हैं। ये सिर्फ कोई पहली स्टोरी नहीं है, इससे पहले भी हम तैयारों के हादसों के हवाले से बहुत ही स्टोरीज शेयर कर चुके हैं। अल्लाह ताला खैर करें इस हवाले से। खैर ये है कि ज़्यादा नुकसान ना हो, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस हवाले से जो भी मज़ीद डिटेल्स आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अब थोड़ा सा रुख कर लेते हैं लाहौर का और इस्लामाबाद के दरमियान सफ़र में इनकलाब लाने वाली एक इंतहाई शानदार खबर के लिए अब आप तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ हाईवे नेटवर्क की। हाईवे नेटवर्क में एक बहुत बड़ी अपग्रेड की जो सफ़र का फ़ैसला 100 किलोमीटर तक कम कर देगी और सफ़र के वक्त में तकरीबन 1 घंटा बचाएगी। सड़क पर आप ये कहें कि वक्त गुजारने के बजाय अब आपके पास अपने कामों के लिए ज़्यादा वक्त होगा कि आप सड़क पर इतना ज़्यादा वक्त नहीं स्पेंड करेंगे, अपना काम कर लेंगे जितना टाइम आपके पास होगा। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी लाहौर ऑफिस का दौरा किया और आला सतही इजलास में मुख्तलिफ मनसूबों, नए इंटरचेंजेस और तामीरात पर अहम फैसले भी किए। इजलास में वफाकी सेक्रेटरी मवासलात चेयरमैन NHA शरीक थे और इजलास में M2 से मुंसलिक इंटरचेंजेस और दीगर जितने भी तामीराती उमूर हैं उस पर भी अहम फैसले सामने आए हैं। और अब्दुल अलीम खान ने कहा कि लाहौर सियालकोट मोटरवे खारियाँ और इस्लामाबाद से लिंक होगी, जबकि लाहौर सियालकोट खारियाँ इस्लामाबाद मोटरवे 4 नहीं अब 6 लेन होगी और इस्लामाबाद लाहौर का फासला सिर्फ 100 किलोमीटर सफ़र का दौरानिया 1 घंटा कम हो जाएगा। फिर साथ वो ये भी कह रहे थे कि इदारे आज की नहीं बल्कि आइंदा 30 साल की ये मनसूबाबंदी करें कि इस तरह से ये प्रोजेक्ट लॉन्च होना चाहिए और इदारों को मनसूबों के लिए क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। ये आखिर में जो बात उन्होंने की ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल ऐसे ही, और हमने इस क्वालिटी के हवाले से गजल देखा है। इस्लामाबाद में भी जो 35 दिन में मनसूबे तैयार हुए या फिर 42 दिन में तैयार हुए, उनका बांडा थोड़ा सा हमें फूटता हुआ नजर आया बारिशों के दौरान। सो आपने जब भी इस तरह के काम करने तो क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप उसको 4 रोज़ से 6 रो कर रहे हैं उसकी, लेकिन अब ये देखना होगा कि 6 रोज़ के बाद आप उसकी स्पीड लिमिट भी बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड तो आपकी 120 किलोमीटर ही है। तो 120 किलोमीटर के तहत तो आप 3-3.5 घंटे में पहुंचेंगे। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास भारत से। तकरीबन 10 साल से चलने वाला जाली सफारत खाना बेनकाब हुआ है। जाली सफारत खाना मतलब कि एम्बेसी भी आप जाली चला सकते हैं। भारतीय पुलिस ने भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के मज़ाफ़ात में किराए की रिहायशी इमारत में जाली एम्बेसी चलाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए जाली सफारती प्लेट समेत गाड़ियां बरामद कर ली हैं। भारतीय पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एम्बेसडर का रूप धारा हुआ था और मुबैना तौर पर बैरून मुल्क नौकरियों का झांसा देकर लोगों से पैसे भी वो बटोर रहा था। पुलिस के मुताबिक 47 साला हर्षवर्धन जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने
सिबोरगा के हवाले से बताऊं तो इटली के करीब एक गांव है जो कि छोटा सा गांव है, और वो खुद को प्रोक्लेम भी करता है और उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन भी है कि वो अलग से एक रियासत है। या फिर वेस्ट आर्टिका, जिसके नाम से आपको जाहिर है कि ये अंटार्कटिका के वेस्ट में रियासत मौजूद है। इन जैसी जगहों के सफ़ीर या फिर मुशीर के तौर पर काम कर रहा था, और पुलिस ने हर्षवर्धन के पास से आलमी रहनुमाओं के साथ मुतादिद जाली तस्वीर और भारतीय वजारत खारजा और तकरीबन 3 दर्जन ममालिक की नकली मोहरें भी बरामद की। मुलजिम पर बैरून मुल्क मौजूद शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का भी शक है, और मुलजिम को जालसाजी, नकली शनाख्त और जाली दस्तावेजात रखने के इल्ज़ामात का भी सामना है। और पुलिस ने हमारे से जाली सफारती प्लेट्स के हामिल 4 गाड़ियाँ और तकरीबन 45 लाख भारतीय रुपए और मुख्तलिफ करेंसीज भी कैश में बरामद की हैं। मतलब हरवर्षन जैन, आप तो बड़े ही टैलेंटेड निकले, इन्वेस्टर भी हैं आप, फिर गाड़ियां भी आपसे बरामद हो गई और फिर जाली आप एम्बेसी भी चलाते रहे हैं। किस तरह से ये काम है? मतलब माशाल्लाह। हर्षवर्धन साहब को मेरे ख्याल में यहाँ पे बुलाना चाहिए मॉर्निंग शो में, उनसे पूछना चाहिए कि ये किस तरह किया आपने। मतलब जाली आप प्लेट्स भी। ट्रू लेजेंड हर्षवर्धन जी, आपने तो कमाल कर दिया। 10 साल में आपने पूरी की पूरी एम्बेसी। मैं आपकी स्टोरी सुन रही थी ना, तो मुझे तो हर वर्षन का ना माइंड में इमेज भी आ रहा था, फिर सामने पिक्चर देख के तो मैं तो काफी हैरान हूँ कि कितने टैलेंटेड है। मैं ये समझता हूँ कि हर्षवर्धन ने ना यहाँ पे भांडा फोड़ दिया है इंडिया का और इंडिया की जो एजेंसीज है रॉ का, क्योंकि रॉ का ज्यादातर फोकस शायद पाकिस्तान की जानिब होता है, तो उनके अपने ही दिल्ली में इतनी बड़ी एक क्या कहते हैं जालसाजी हो रही थी जिसको पकड़ नहीं सके। बड़ी भाई आपका नाम लेना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, हर्षवर्धन जैन साहब, हर्षवर्धन साहब। तो खैर आप इतने हमारी सुबह की सोच में डिस्कस हो चुके हैं कि अब तो आपको बुलाना भी बनता है। खैर आगे बढ़ते हैं जी, और आपको बताते हैं कि रेसलिंग लेजेंड हल्क होगन 71 बरस की उम्र में चल बसे हैं। और गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रेसलर को फ्लोरिडा में वाक़ई घर में दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ, और उन्होंने कई दहाइयों तक WWE पर भी राज किया है। और हल्क का असल नाम टैरी जेन बोलिया था जो फेमस था, और उन्होंने 1977 में रेसलिंग करियर का आगाज़ किया था और फिर 1980 में WWE के सुपरस्टार भी बन गए थे। और लेजेंड रेसलर ने 5 बार WWF चैंपियनशिप का भी टाइटल अपने नाम किया, और रेसलिंग के अलावा उन्होंने मुतअद्दिद फिल्मों में और टीवी में भी काम किया है। और हॉगन को रेसलिंग की तारीख के सबसे बड़े स्टार्स में भी शुमार किया जाता था, और वो दुनिया भर में रेसलिंग के मद्दाहों के हीरो भी रहे हैं। WWE इंतजामिया की जानिब से हॉगन के इंतकाल पर अहलखाना से ताज़ियत का भी इजहार किया गया है। और ये भी आपको बताएं कि उन्होंने सियासत में भी अहम किरदार अदा किया, ये भी आप मत भूलिएगा। बिल्कुल ऐसी है। और होगन की अगर बात कीजिए तो बड़ा एक अनकंट्रोवर्शियल सा इनका किरदार रहा है। अगर 15-20 साल लेटली की बात की जाए, जिस तरह से अगर आज की नहीं बल्कि हमारी अगर जनरेशन की बात की जाए तो जॉन सीना आपके बड़े फेवरेट हुआ करते थे, या फिर एक और जोड़ी थी ट्रिपल एच की, वो बड़ी फेवरेट हुआ करती थी। इसी तरह की ये भी होगन भी काफ़ी लोगों के फेवरेट थे और कंट्रोवर्सी से काफ़ी ज़्यादा दूर रहते थे। अच्छा, ये ट्रम्प के भी बहुत करीबी साथी थे। हाँ, ट्रम्प, क्योंकि ट्रम्प खुद भी WWE में रहे हैं, तो वो भी रेसलर्स के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। सिर्फ होगन के नहीं बल्कि बहुत सारे और भी रेसलर्स के ट्रम्प करीबी रहे हैं। खवातीन वज़ात, ये थी आज की सोशल स्टोरीज़। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी सोशल स्टोरीज़ पसंद होंगी। यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। सी यू ऑन द अदर साइड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं कि सियासत में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक बार फिर सियासी और कानूनी भंवर में गिर चुकी है। पार्टी की बात करूं तो पार्टी के 79 अरकान पार्लियामेंट के सरों पर इस वक्त नाअहली की तलवार तो लटक ही रही है, और साथ ही 9 मई और 26 नवंबर के मुकदमात में सजाओं का खतरा भी मंडला रहा है। दूसरी जानिब अगर अडयाला जेल की बात कर लें तो खान साहब का दिल दहला देने वाला पैगाम, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया कि गंदा पानी है, वजू नहीं कर सकते, फिर टीवी और अखबार की पाबंदियाँ, किताबों की बंदिश के हवाले से बात हुई, फिर बेटों से राबते की इजाज़त नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें किसी भी रहनुमा के साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ जो मेरे साथ हो रहा है। साथ ही पार्टी को भी ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि 5 अगस्त के एहतजाज में जो गैर संजीदगी दिखाएगा वो नाकाबिले कबूल है। और पार्टी में धड़ेबंदी के हवाले से भी एक अलग बहस है कि इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं और हर कोई अपने अपना बयान देता है, अपनी अपनी स्टेटमेंट देता है। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ इस तमाम तर इशू के ऊपर बात कर माहिर कानून रियासत अली आज़ाद साहब मौजूद हैं। रियासत साहब, थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही करूँगा कि जिन अरकान पार्लियामेंट के ऊपर इस वक्त तलवार लटक रही है,
क्या ये वाकई नाअहल हो सकते हैं, और अगर ये नाअहल होते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन भाई, आप देखें कन्विक्शन के बाद नाअहली तो जरूर है, उसका प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। प्रोसेस तब तक नाअहल नहीं हो जाएंगे जब तक कि उसका जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको अवेल नहीं किया जा सकता, जब तक कि इलेक्शन कमीशन उसको डी नोटिफाई नहीं करता, तब तक तो वो मेंबर पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली रह सकते हैं। लेकिन अगर ये अपील कर देते हैं और अपील में वो ऑर्डर सस्पेंड हो जाता है जिसके अंदर सजा सुनाई गई है, तो फिर उसी स्टेटस पे जैसे पहले चले आ रहे हैं उसी पे बहाल रहेंगे, फिर उनकी नाअहली नहीं होगी। चूंकि सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि जो ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर है, जो उसके इफेक्ट्स है, वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जी जैसे सजा नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे जो लोग जिनको कन्विक्शन हुई है वो अपीलें फाइल करेंगे, और मुझे लगता है ऐसे ही है कि हाई कोर्ट इनको सस्पेंड कर देगी। लेकिन फिर रियासत साहब, अभी तो और भी बात की जा रही है कि शायद और भी सजाएं हो सकती हैं, क्योंकि अभी तो बड़े बड़े नाम शामिल हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, बच्चर साहब हैं, और भी दीगर नाम, तो मजीद भी सजाएं हैं अभी। तो फिर उनका मुस्तकबिल क्या है? यही है कि वो अपील करेंगे और इसी तरह से उनको अगर रिलीफ मिलता है तो ठीक, वेल एंड गुड, नहीं तो नहीं। लीगल रेमेडी अवेल करना है, इसके अलावा तो उनके पास कोई रेमेडी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये मैंने सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखा भी, सुना भी कि जी वो कुछ गवाह ऐसे थे जिन्होंने एक कोर्ट के अंदर अपनी एविडेंस दी और उस कोर्ट ने उसकी एविडेंस को रद्द कर दिया, ठीक है। वही गवाह दूसरे केस में जाके दे रहे हैं, तो उस पे एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आसफ सईद खोसा साहब की एक जजमेंट है कि फाल्सेस इन योनो, फाल्सेस इन ओमनीबस, अगर किसी की स्टेटमेंट है उसके अंदर कोई थोड़ा सा पोर्शन उसको झूठ पे मबनी है या हकायक के बरखिलाफ है, तो वो पूरा का पूरा बयान जो है वो झूठा तस्वर किया जाए। ये नहीं हो सकता कि आधा सच और आधा झूठ है, वो सारा का सारा झूठ तस्वर किया जाएगा। और उस पे अगर एक मुलजम को बेनिफिट मिला है तो वो सब के सब मुलजमान को उसका बेनिफिट मिलेगा। और मैं समझता हूं कि जो एविडेंस पेश की जा रही है, क्या वो वाकई प्रूडेंट एविडेंस है, एडमिसिबल एविडेंस है, कानून शहादत के पूरे जो तकाजे हैं उनको पूरा किया गया है। और दूसरी बात ये है कि जो आर्टिकल 10A है, जिसको हम कहते हैं कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल, क्या वो मुलजमान को हासिल था? इसके अलावा जो एविडेंस करवाई गई है उसके अंदर डिफेंस की क्या प्ली है? तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें जब अपील में वहां होंगी। इसमें एक और चीज बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जितने स्पेशल कोर्ट के जजेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है ना वो तैनात करती है, तो मेरा ख्याल है कि वो जेर इन्फ्लुएंस भी हैं। वैसे तो 26वीं तरमीम से पूरी अदलिया मैनेज और मनूवर होगी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरीके से स्टीरियोटाइप केसेस हैं, और एक मुलजम लाहौर में भी मौजूद है, मियांवाली में भी मौजूद है, फैसलाबाद में भी मौजूद है, तो वो इंसान है, वो जिन तो नहीं है। मेरी जाती राय में, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं समझता हूं कि ये जितनी भी सजाएं और कन्विक्शन हुई हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। ये हाई कोर्ट में किसी अच्छे जो आजाद मंश जज है, जो अपराइट और ऑनेस्ट जज है, उसके सामने लगेंगी ये अपीलें। चूंकि ये स्पेशल कोर्ट के फैसले, इसमें सुनेगी भी DB 2 जजेस पे मुश्तमिल बेंच होगा, और मैं समझता हूं कि ये सस्टेन नहीं करेंगी, ये सेट साइड हो जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, एक मामला तो हमारी अदालतों में चल रहा है, अब खान साहब ने अपने बेटों को भी डायरेक्शन दे दिया कि वो आलमी अदालत में उनके केस को लेके जाएं। आप समझते हैं कि आलमी अदालत के में अगर केस चला गया तो उससे कोई सियासी दबाव बढ़ेगा, या वहां से कोई फैसला आ गया तो फिर हमारा सिस्टम क्या करेगा? देखिए, ये हमारे लिए सच्ची बात है हसनैन, बड़ी वो शर्मिंदगी की बात है। मेरे पास लफ्ज और नहीं था, मैंने इसलिए ये इस्तेमाल किया कि हमारे जुडिशल सिस्टम के ऊपर लोगों का जो वो एतमाद था वो नहीं रहा। आज अगर खान के बेटे या कोई और शख्स ये बात कर रहा है कि हमें ICJ में जाना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए, तो ये हमारे जो जुडिशल सिस्टम है, जो हमारी जुडिशरी
उसके मुंह पे तमाचा है कि इस पाकिस्तान के अंदर अदलिया नाम की कोई चीज नहीं है। एक तो ये इसका एस्पेक्ट होगा। दूसरा, देखिए ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो हो रही है, ये तो सबको पता है इस पाकिस्तान के अंदर। अब जैसे आपने शुरू इंट्रो में बताया कि इमरान खान ने कहा है कि मुझे जो पानी दिया जाता है उसके अंदर भी मट्टी मिलाई होती है, उससे आम बंदा वजू भी नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूं कि ये तो इन ह्यूमन बीइंग ट्रीटमेंट है विच इज नॉट अलाउड बाय एनी लॉ, बाय एनी सिस्टम। उसमें जेल मैनुअल एक्ट है, आपने किसी भी प्रिजनर्स को या कन्विक्ट्स को आपने उसके अंडर ट्रीट करना है। वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, उनको मतलब बी क्लास दी जा सकती है, उस क्लास के मुताबिक उसको फैसिलिटीज दी जा सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा किया जा रहा है तो मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो फिर रियासत साहब, आप जिस तरह से अभी आपने बहुत अच्छा इलेबोरेट किया, आपने बताया कि जिस तरह से इंसानी हुकूक की खरी तो है ही, फिर आपने साथ जेल मैनुअल की भी बात की है, तो फिर इसका जवाब दे कौन होगा? ये जो इस तरह से खिलाफ वर्जी की रही, क्या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है फिर इन पर? देखिए बात ये कि आपने जिससे शिकायत नहीं है उसी ने वो फैसिलिटीज दी हुई है, वही इनह्यूमन ट्रीटमेंट कर रहा है, तो आप किसके पास जाएंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुलाकातों के हवाले से एक फैसला था, डीबी का, डिवीजन बेंच का था, 2 जजेस का बेंच था। उसको मेरे ख्याल में, मेरी इतलात के मुताबिक, जो मैंने आपके वसातत से, मीडिया के वसातत से सुना है कि उस पे भी अमल दरामद नहीं हुआ और शायद पीटीआई वालों ने उस पे कंटेंट भी फाइल की हुई और उनकी वो कंटेंट भी शायद फिक्स नहीं हो रही। तो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक ऐसा चीफ जस्टिस लगाया गया है जिसको टेम्परेरी तौर पे लाया गया था अंडर आर्टिकल 200, जो आर्जी तौर पे होता है, और विद मेला फाइडी उसको परमानेंट जज लगा के परमानेंट चीफ जस्टिस भी लगा दिया गया है, जो कि मेरी जाती राय में, मैं भी उसमें वन ऑफ द एपिलांट भी हूँ। हमने वो सीपी फाइल की हुई थी और मैं एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल की उस फैसले के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि उनकी तैनाती ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चूंकि आर्टिकल 200 और सब आर्टिकल 2 के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है। उसके अंदर उसको पर्क्स एंड प्रिविलेज अलग से मिलते हैं। इसका मतलब है वो वैसे ही डिस्टिंग्विश करता है कि ये टेम्परेरी पोस्टिंग है। तो उस पे पोस्टिंग के हवाले से एक जजमेंट है इंडिया की 1994 AIR, उसमें भी होल्ड किया गया था कि कोई भी ऐसी ट्रांसफर होगी तो वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक होगी। यानी इस्लामाबाद में अगर कोई ऐसा 2 जज हैं, टैक्स का एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस रखते हैं, वो कोई केस सुनते हैं और दोनों में डाइसेंट आ जाती है, तो एक तीसरे जज की, रेफरी जज की जरूरत पड़ती है। तो अंडर ठीक हो आर्टिकल गया, 200 रेफरी जज की जरूरत पड़ती है। रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आस्पेक्ट्स को क्लैरिफाई किया है रियासत अली आज़ाद साहब ने। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अदालती मामलात पर तो हमने बात की है, लेकिन अब सियासी हलकों में क्या कुछ हो रहा है वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, दोनों एक मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाली पार्टीज़ हैं और इख्तलाफात भी हमने शुरू से देखे हैं कि होते रहते हैं। ज़ाहिर है जब इत्तेहाद हो तो ऊंच नीच रहती है, लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से इख्तलाफात पहले कनाल्स वाले मामले पर बढ़े, कनाल्स वाला मामला ख़त्म हुआ, अब नशिस्तों वाला मामला जब हुआ तो नशिस्तों वाले मामले में, मखसूस नशिस्तों की अगर मैं बात करूं तो उसमें नून लीग की जो नशिस्तें थी उसमें इजाफा हुआ है और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने उन नशिस्तों को खैराती नशिस्तों से तशबीह दी है। लेकिन फिर उसके बाद हमने ये बातें भी सुनी कि इत्तेहाद हो सकता है इस हवाले से भी। फिर पाकिस्तान जो पीटीआई है, पीटीआई के हवाले से भी ये बात की जाती थी कि जो जेस्टर हमें वहाँ नज़र आया वो शायद विफाक में भी हमें नज़र आ सकता है। लेकिन फिर सज़ाओं का एक मामला शुरू हो गया। तो ये तो एक अलग कहानी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की। अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बात करें तो उसमें ऊंच नीच, मैं वही वर्ड दोबारा इस्तेमाल करूंगी, रहा है। और फिर वज़ीर आज़म के जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनके वज़ीर आज़म बनने के हवाले से भी कुछ ना कुछ जो है ना एक चुटकुला सामने आ जाता है कि शायद वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है, फिर कुछ मसाइल कराची के और भी हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ सईदा तहसीन आबिदी जो कि स्पोक्स पर्सन है
सिंध की तहसीन आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह से अभी गज़ल ने बताया कि आपकी चपकलिश चलती रहती है फेडरल गवर्नमेंट के साथ या फिर मुस्लिम लीग नून के साथ, लेकिन क्या वजह है कि तमाम तर मामलात फिर सेटिसाइड हो जाते हैं और उसके बाद आप दोनों एक तरफ चलते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन साथ साथ इस तरह की बातें भी मार्केट में आती हैं कि बिलावल शायद साल बाद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, शायद 2.5 साल रहेंगे शहबाज शरीफ साहब, अगले 2.5 साल बिलावल रहेंगे, ये क्या कुछ हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, सियासत में अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं। आपको पता है कि बयानबाजी भी बहुत चलती है और ये अभी से नहीं है, इट्स बीन लॉन्ग कि इसी तरह की चीजें जो है वो प्रैक्टिस की जाती हैं, कभी हमारी तरफ से कभी उनकी तरफ से। साथ चलने जो आपने कहा कि सेट हो जाते हैं, देखिए हम बिलीव करते हैं डायलॉग्स पर। हम कोई बहुत ज्यादा जो है पीटीआई की तरह वॉयलेंट लोग तो है नहीं ना कि अगर के लड़ने झगड़ने पे या अपनी हमला को तबाह करने में लग जाए। तो डायलॉग इज द बेस्ट वे कि आप उससे ही बात की जा सकती है। आप निगोशिएट करते हैं, जो भी होती हैं चीजें रिजॉल्व हो जाती है दोनों साइड से, तो मामला ठीक हो जाते हैं। और ये जो बात की आपने कि 2.5 साल वो रहेंगे 2.5 साल ये रहेंगे, ये ऐसा कोई ना कोई हमारी पॉलिसी है, ना कोई इस तरह की बात हमारे सामने आई है। बल्कि हम तो बिलीव करते हैं जी के और सिस्टम जो है वो प्रॉपर चलना चाहिए एंड वी होप कि 5 साल तक जो है पीएमएल जो है अपना टेन्योर पूरा करे और उसके बाद प्रॉपर वे में जिस समय इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शंस हो और फिर जो आवाम जिससे भी मुंतखब करे फिर उनको ऐवानों में भेजा जाए, उनके हाथ में जो में है जो है चाहे वो वजारत भी हो, जो चीजें भी हो वो उनको दी जाए। तो ऐसे हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कहा है कि जी हाफ टेन्योर आप करेंगे हाफ टेन्योर हम करेंगे, तो ऐसा कोई मामला नहीं। सही। अच्छा तहसीन, ये भी मुझे बताएगा, अभी हाल ही में हमने देखा कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में भी शाजिया मरी साहिबा और तलाल चौधरी साहब के साथ भी उनकी कुछ तकरार हुई है ये सीट्स के हवाले से भी। तो मुझे ये बताएगा कि ये जो अभी हम बातें सुन रहे हैं इस हवाले से, कि इस हवाले से तो आपने कह दिया कि कोई वज़ीर आज़म वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो कल नज़ीम अफजल चंद साहब भी कह रहे थे कि पीटीआई के साथ कोई हो सकता है इत्तेहाद या फिर कोई मिलकर काम चल सकता है विफाक में, तो ऐसी भी कोई है बात गश्त या नहीं? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, डायलॉग का लोगों का आना जाना बात करना ऑलवेज वेलकम ना हर पार्टी में। ये चीजें तो हमारा डेमोक्रेटिक मुझे लगता है बड़ा हमारा राइट भी है, हुस्न भी है कि आप एक दरवाजा खुला रखते हैं कि बातचीत हो सकती है। पॉलिटिक्स में कुछ भी हतमी नहीं होता। आज हम जो बात कर रहे हैं कल वो चीजें दूसरी भी हो सकती है। मतलब मैं सिर्फ अगर बात करूं कि जैसे पीटीआई का जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पहले वो खुद बात करने को तैयार नहीं थी, फिर बैकडोर से उन्होंने हमसे भी कांटेक्ट किए, उन्होंने डिफरेंट पार्टी से भी कांटेक्ट किए, उन्होंने फोर्सेस से भी कांटेक्ट किए जिनके बड़े वो एंटी कैंपेन चला रहे थे। तो डायलॉग का सिलसिला तो खुला है, दरवाजा खुला है। अगर इन फ्यूचर कोई ऐसी चीजें होती है तो वो डेफिनेटली हमारी सीसी में लीडरशिप में डिस्कस होगी, वो जब भी फिर आप लोगों पे हम सबके सामने आएंगे। तहसीन, बहुत सारे लोग जो कराची के ऊपर नज़र रखते हैं या फिर सिंध के ऊपर नज़र रखते हैं, स्पेशली अगर मैं एमक्यूएम की बात करूं या आपकी सिंध की अपोजिशन की बात करूं, तो वो कहते हैं कि आपने स्पेशली सिंध में और स्पेशली कराची में पानी के मसाइल, सफाई के मसाइल, ट्रांसपोर्ट के मसाइल और कराची लाकानून का शिकार है, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है। उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? इस तरह के इल्ज़ाम भी लगते हैं, इस तरह की खबरें भी आए दिन हमें कराची के हवाले से सुननी पड़ती हैं। देखिए, as far as MKM is concerned, it's been more than 35 years. MKM was the ruling party. जो फैक्ट्स हैं वो उसको डिनाई नहीं कर सकते। 35 इयर्स तक आपके पास थर्ड टियर भी रही, लोकल गवर्नमेंट भी रहा, फेडरल का पार्ट भी रहे, अब प्रोविजनल हमारा पार्ट भी रहे। ये हम पे इल्जाम लगाते हैं 17 साल से क्या किया क्या किया। उन 17 साल में ये हमारे एलाइज भी रहे, इनके पास मिनिस्ट्रीज भी रही। अगर सपोज हमने नहीं किया तो इन्होंने क्या डिलीवर किया? और इस तरह की बातें करना कि जी कराची में, आप कभी कराची हैं, आप देखें कराची जिस तरह पूरा सिंध जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देता है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, हम सबको पता है कि वो 61-62% है। अगर हालात इतने अच्छे नहीं होते तो क्या ये रेवेन्यू जनरेशन पॉसिबल थी? पूरे मुल्क से लोग इलाज कराने जो है वो सिंध आते हैं, स्पेशली कराची आते हैं। पूरे मुल्क से लोग रोजगार के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए कराची आते हैं। आपको तमाम सूबों में आपको बलूचिस्तान से ज्यादा ही शायद बलोच कराची में मिलेगा, आपको गिलगित बिल्तिस्तान से ज्यादा ही गिलगित ही आपको कराची में मिलेगा। ये शहर बना था 80 लाख लोगों के लिए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना था। आज इसकी आबादी 4 करोड़ के करीब है। तो यकीनन चैलेंजेस हैं, यकीनन मसाइल है, लेकिन ये कह देना कि जी सिर्फ बुरा 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 अल्लाह न करे, ऐसा नहीं। हम इसी शहर में रहते हैं, हम इसी शहर में निकलते हैं, हम इसी शहर में हमारा भी रोजगार है, हम सब इसी शहर में सफर करते हैं। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक जो है बाइस कैप या चश्मा लगा के ये लोग देख रहे होते और ये अपने टेन्योर की, अपना जो इनका दौर था उसकी सारी कोताहियां भूल गए,
कि इतना बिगाड़ था। आई अग्री कि जी हमारे हालात 100% नहीं है, हमारे बहुत चैलेंजेस हैं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करें। अगर आप ट्रांसपोर्ट की चीजें देखें, पूरे पाकिस्तान में जिस तरह हमारी जो बसेस लॉन्च हुई है, स्पेशली जो पिंक बस सर्विस है जो सिर्फ खवातीन के लिए, आपको खुद पता है कि खवातीन को कितने मसाइल होते हैं अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है वो ट्रेवल करें। आए दिन रिपोर्ट्स केस होते हैं, किस तरह हेरासमेंट होती है, डिफरेंट मसाइल होते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, ये पूरे पाकिस्तान में कहीं इनिशिएटिव नहीं लिया गया। इसी तरह के बहुत सारे, आप NICVD का इलाज देखें कि इंटरनेशनली लोग, अमेरिका तक से लोग यहाँ पे आके, क्योंकि वहाँ पे हजारों डॉलर का जो इलाज है या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो इस तरह के इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, हम मुसलसल काम कर रहे हैं, हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और ये कितनी हम पे तनकीद करें, हम अपने लोगों को सर्व करना नहीं छोड़ेंगे, हम इसी तरह सर्व करेंगे। सही, जी। बिल्कुल। तहसीन, आपने ठीक कहा, ज़ाहिर है तनकीद करने वाले तनकीद भी करते हैं, और जो अच्छाई के काम है उनको भी जो लोग देखते हैं वो देखा जाता है। तो मुझे साथ ये भी बता दीजिएगा कि अगर पीपल्स पार्टी विफाक में आती है, क्योंकि बातें ये भी चल रही हैं, तो फिर क्या मुतबादिल प्लान होगा महंगाई के हवाले से, सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल के हवाले से? देखिए, हम तो अभी वफाक में नहीं है, फिर भी हम जिस तरह डिलीवर कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि जिस तरह हम बिल्कुल। हेल्थ में काम कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। अभी भी अगर आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी इतना ज्यादा जो है वो तरक्याती कामों में बजट नहीं रखा गया। हमने 650 अरब रुपए का बजट सिर्फ कराची के लिए रखा है। तो इसी तरह डिफरेंट हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, बाकी जितने डिफरेंट सेक्टर्स हैं, सबके लिए हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन हम जब फेडरल में ठीक हो गया सैयदा तहसीन आबदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह फिर गपशप रहेगी। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन आज़ाद। हम अब बात करेंगे खूबसूरती की, और खूबसूरती की अक्सर हम बात करते रहते हैं, लेकिन खूबसूरती सिर्फ महंगी करीमों और मसनूई मसनूआत की मोहताज नहीं है। हमारी नानियों और दादियों के आजमूदा देसी टोटके आज भी कुदरती चमक का राज समझे जाते हैं। चाहे बात हो चेहरे की दिलकशी की या फिर बालों की चमक की, कुदरती अज्जा से हासिल करें वो निखार जो केमिकल कभी नहीं दे सकता। आज के सेगमेंट में हम आपके लिए लाए हैं कुदरती खूबसूरती के लिए आसान मगर मुअस्सर टिप्स और देसी टोटके जो आपके हुस्न को निखारेंगे, और वो भी बिल्कुल बगैर किसी नुकसान के। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं नईमा आपा साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लिस्ट हैं, सबसे पहले तो जिस तरह हसनैन बात कर रहे थे ना कि पुराने ज़माने में तो यही होता था, हमारी नानियाँ दादियाँ कहती थी कि बेसन लगा लो मुंह पे, मुल्तानी मिट्टी लगा लो, अब हाँ एलोवेरा लगा लो। तो अब तो ये रुझान शायद क्रीमों ने और इस तरह की महंगी प्रोडक्ट्स ने, एक्सटैटिक्स ने ख़त्म कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी, अभी क्रीमों से और जो कहते हैं ना कि सीरम से या मुल्तानी मिट्टी से, इनसे जरा आगे निकल चुके हैं हम एस्थेटिक की तरफ चले गए। अब हम अपनी शक्लें भी चेंज करवाने लग गए हैं। वो तो बहुत आगे, कहते हैं ना कि हम चांद पे पहुंच गए, इतनी हमने तरक्की कर ली है। लेकिन क्या है कि हमने अपनी सेहत की तबाही कर ली है। जो सेहत है, जो खूबसूरती है, जो चमक दमक है, वो सारी नेचर के अंदर है। तो मेरा जो स्लोगन है वो बैक टू नेचर है। मैं नेचर के करीब ही लोगों को लाना चाहती हूँ। इसी स्लोगन को लेके मैं अपने इसी मिशन को लेके निकली हूँ कि लोगों को नेचर के करीब लाऊं। तो इसलिए मैं नानियों दादियों वाले नुस्खे जो है वो आप लोगों की खिदमत में पेश करती हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब लोग इसका बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, क्योंकि हर तबका जो है, ये देखिए एक ना चेन चल पड़ी है कि उसने हाइड्रा आया था, हाइड्रा के बाद फिर और सेशन आ गए हैं, फिर मजीद और बहुत ज्यादा, यहाँ तक आखिरी हद ये होगी कि शक्लें भी चेंज करवाना शुरू कर दी हमने। तो शक्लें देखिए, अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत बना के इस खित्ते पे भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे खूबसूरत जो मखलूक है वो इंसान है। तो ये है कि हम अपनी शक्लों के पीछे चले गए कि हमारी शक्लें अच्छी नहीं है, हमें ये काम पसंद नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोग नेचर के करीब रहें, नेचुरल खाएं, नेचुरल पिएं और नेचुरल जिएं। सबसे अच्छा काम यही है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस मौसम में, या मौसम कोई भी हो, देखिए मौसम सारे ही अच्छे हैं, सारे मौसम प्यारे अल्लाह ताला ने हमारे लिए दिए हैं। इस मौसम में ये है कि हमें, अगर आप स्पेसिफिक इस मौसम की, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि इस मौसम में रह के हम अपने बालों का, अपनी स्किन का या अपनी ओवरऑल हेल्थ का कैसे ख्याल रख सकते हैं।
ये जो मानसून की बारिशों का जो सीजन स्टार्ट हुआ है, देखिए बारिशें वैसे तो रहमत होती हैं, लेकिन आजकल की बारिशें जो हैं वो जहमत बन गई हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को ये है कि इस दिमाग के साथ इस दुनिया पे भेजा है, इस पे ही हमने अपनी हर चीज को अपने लिए जो जो चीजें हमारे बिल्कुल। लिए सुटेबल थी हमने उसको रिसर्च किया, तलाश किया है। बिल्कुल ऐसी लेकिन अच्छा। जी जी। हाँ जी, तलाश किया तो, लेकिन ये है कि इस मौसम में जिस तरह आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, तो आप लोगों की अपनी चॉइस है। मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि हम नेचर से दूर होके हम दांतों का काम है वो आंतों से लेना शुरू हो गए और बहुत ही मॉडर्न हो गए, बहुत सुस्त हो गए, जिसकी वजह से हमने अपनी उम्रें कम कर ली हैं। आप लोग अगर नेचर के करीब जाएंगे आप वैसे ही खूबसूरत रहेंगे, खुश रहेंगे। अच्छा मूड होना अच्छी सेहत की निशानी है। जब आप इस तरह के कामों में पड़ते हैं तो स्ट्रेस में आ जाते हैं। इस मौसम के मुताबिक मैं अगर बात करूं तो इसमें देखें ह्यूमिडिटी बहुत है, सीलन बहुत ज्यादा। बहुत है, बाहर पानी खड़ा है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, जिसकी वजह से आजकल डायरिया का खतरा है कि डायरिया ना हो जाए। या हम ये कि अपनी सेहत का ख्याल कम रखते हैं कि इस मौसम में हम पानी कम पीते हैं, जबकि जिस तरह कहते हैं कि सर्दियों में पानी ज्यादा पीना चाहिए। तो मेरी सबके लिए ये एडवाइस है कि आप लोग पानी का इस्तेमाल इसमें ज्यादा करें, क्योंकि हबस है, पसीना आता भी है तो अंदर होता है पसीना, और एक अजीब सी चिपचिपाहट होती है हर जगह पे, घर में भी, बॉडी पे भी, स्किन पे भी, आप लोग इरिटेट होते हैं। तो इसमें पानी का जो इस्तेमाल है वो आप लोगों ने ज्यादा रखना है। जब जो लोग पानी का इस्तेमाल सही रखते हैं ना, जिन लोगों को ये सेंस है, आप यकीन माने उनको किसी भी मसाइल का, किसी भी मसले, चाहे वो स्किन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, आपके ओवरऑल हेल्थ से, इंटरनल एक्सटर्नल नहीं होती। तो इसमें पानी का जो आप लोगों ने इस्तेमाल ज्यादा करना है। अगर आप 6 गिलास पीते हैं तो आप 8 कर दे। मैं ये नहीं कहती 6 के 12 कर दे, 8 के 16 कर दे, नहीं, आप थोड़ा सा पानी ज्यादा पिए, जिस तरह हम सर्दियों में बताते हैं। आप लोगों ने करना ये इस मौसम में, खास तौर पे जो काला नमक होता है ना, काला नमक डाल के कम से कम दिन में 2 बार, कम से कम दिन में 2 बार आपने एक एक गिलास जो है वो काला नमक के साथ आपने पीना है। बहुत अच्छा हो कि आप उसमें लेमन अगर डाल लें, लेमन की इसको शिकंजबीन बोलते हैं। अगर कोई मीठा पसंद करता है तो मीठे में आप लोगों ने सिर्फ शक्कर या गुड़ डालना है। मीन्स कि इसको सादा लफ्जों में अगर मैं बयान करूं तो शक्कर की शिकंजी जो होती है वो बेस्ट है इस मौसम के लिए, वो हर मौसम के लिए ही बेस्ट है। इस सही। मौसम में खाने में अगर बात करूं तो खाने में आप लोगों को चाहिए कि आप लोग दलिया खाएं, अच्छा। बहुत हल्की गिज़ा है। हाँ जी, कोई सवाल? ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम सिर्फ चेहरे की कुदरती चमक की बात की जाए नईमा आपा, तो लोग ये सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई आसान या देसी टोटका तो हमें बताइए। दाग धब्बों के लिए। बिल्कुल, बहुत टोटके हैं, बहुत टोटके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर मौसम में हमारे लिए बेशबहा खजाने इस जमीन पे उतारे हैं। आजकल फलों का जो बादशाह है आम, उसका बहुत सीजन है। ठीक है, आप लोगों ने खाना ये है आम, करना ये है, सॉरी, कि आम खाना है, उसका जो छिलका है ना वो मुंह पे लगाना है, ऐसे रगड़ना अच्छा। है। इससे आपके जो निशानात हैं, ब्राउन स्पॉट है, वो खत्म होंगे। हाँ, इसमें आप एक चीज का इजाफा कर सकते हैं कि जो मीठा सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा, सॉरी मीठा सोडा नहीं, बेकिंग सोडा जो अलग होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा आपने डाल लेना है आम के छिलके के ऊपर। ठीक है, अच्छा। उसके साथ जहां पे खास तौर पे आपका डैमेज एरिया है, लेट से अगर आपको इधर ब्राउन स्पॉट है या आपको चाइयां हैं या आपको एक्ने के निशान बन गए हैं, ठीक है, तो आपने उसके ऊपर उसको हल्के हल्के हाथ से रगड़ना नहीं है, स्किन को इरिटेशन ना हो, हल्के हल्के हाथ से आप अंडर एरिया हर जगह पे आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद जब आप अपनी स्किन, अपना फेस वॉश करेंगे, हाथों पे भी, जहां भी जहां तक पहुंच आप लगाएं उसको। लगाने के बाद जब आप उसको वॉश करेंगे ना, तो फिर आप देखिएगा एकदम से आपकी स्किन सॉफ्ट तो ये और बेकिंग ब्राइट सोडे से नईमा आपा, ये कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा स्किन पे, जिनकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है? और नईमा आपा, 1 मिनट में थोड़ा सा नंबर भी अनाउंस यहाँ पे करता चलूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे सवाल भी करना चाहते हैं। गज़ल के सवाल का आप जवाब जरूर दीजिएगा। 051-890-1008 यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 051-2624-946 यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ब्यूटी के हवाले से कोई भी टिप्स लेनी है, कोई भी टोटका जानना है, तो नईमा आपा हमारे साथ मौजूद हैं। जी नईमा आपा। बैठ के बनाऊं। मैं ये हाँ जी, मैं आपसे अभी बात अगली मैं एक और टिप देने लगी हूँ। अभी तक आप लोग इससे थोड़ा सा नावाकिफ हैं, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अक्सर अपने शोज में बताती हूँ कि मैं मेरी नानी के साथ बहुत अरसा रही। मेरी नानी अल्हम्दुलिल्लाह 102 साल की उम्र में दुनिया से गई हैं। तो मैंने अच्छा। उनको बड़े करीब से देखा है, और ये है कि उनके टोटके मेरे पास बेशबहा, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह भी कह सकते 5-6 सदियों पुराने टोटके हैं। तो उसमें से एक टोटका है स्पेशल एक्नी के लिए। जिसको एक्नी हो, और एक्नी ऐसी हो कि जो पर्पल अंदर से मोटे मोल्स नहीं बन जाते हैं, उनके लिए
आप सिंपल मीठा सोडा जो है वो अर्के गुलाब में खोल के 3 से 4 बार बस आप लगाएं उसके ऊपर, वो एकदम से ना यहाँ से सब पकड़ लेगा उसको। और अच्छा। उसको रिमूव कर दें जब साफ होने के बाद, वॉश नहीं करना। फिर 4-5 घंटे के वक्फे से फिर आप लगाएं, 24 घंटे के अंदर अंदर। पहले दफा लगाएंगे तो वो दाना जो है वो जो मीठा सोडा वो सारा सक कर लेगा अंदर, उसका जो भी पस होगी ना, और निशान नहीं पड़ने देगा। तीसरी बार जब आप लगाएंगे ना, तकरीबन आप ये कहें कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आपका दाना जो है वो बिल्कुल ये खत्म आप हो एक जाएगा और बार फिर से निशान भी बताइएगा, नहीं मीठे सोडे के अंदर अर्के गुलाब डाल के लगाना है? अर्के गुलाब, उसके अंदर विनीगर नहीं डालिएगा, ठीक है। जब विनीगर डालते तो फिर वो रिएक्शन करता है। जब हम सिट्रिक की कोई भी चीज डालेंगे ना, फिर वो रिएक्शन करता है। फिर सेंसिटिव स्किन वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अब जो मैं ये बता रही हूँ ना कि आपने अर्के गुलाब में डाल के लगाना है, तो हाँ फिर हाँ। सेंसिटिव स्किन वाले हैं, चाहे ऑयली स्किन वाले हैं, चाहे ड्राई स्किन वाले, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम अच्छा नहीं होगी। नईमा आपा, हमारे पास एक कॉलर है नीलोफर साहिबा लाहौर से। नीलोफर, सवाल पूछिएगा। हाँ जी, मैंने पूछना था कि बरसात के मौसम में ना मेरे जो हेयर्स है वो बहुत फ्रीजी हो जाती हैं। आम जो होता है मौसम उसमें तो ठीक ही रहते हैं, लेकिन बरसात में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसके लिए कोई मुझे ऐसी घरेलू रेमेडी, मैं बहुत सीरम और बहुत कुछ यूज कर चुकी हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ उससे। तो काइंडली मुझे ऐसे लगता है कि मैं वो यूज करने से मेरे ऐसे जैसे बम फटा होता है ना, इस तरह हो जाते हैं हेयर, उस तरह ना हो। जी नईमा आपा, आपने सवाल सुन लिया। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ये सवाल अक्सर सर्दियों में भी आता है। अक्सर सर्दियों में भी ये सवाल होता है कि जब हम गर्म पानी से धोते हैं ना, तो बालों का जो आप कहें कि ऑयल है, वो नेचुरल जो ऑयल होता है वो खत्म हो जाता है। तो उसकी एक बहुत ही आसान सादा सा टोटका, इसमें कोई इतना बहुत ज्यादा मुश्किल या मुशक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों ने करना ये है कि आजकल सीजन है नीम का, ठीक है। नीम के ऊपर फ्रूट आया हुआ, उसका जो नीम की निबोलियां जिसको बोलते हैं ना, निबोलियां जो होती हैं वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी एक्चुअली जो स्किन जो होती है, चाहे वो हमारी सर की स्किन है चाहे हमारी फेस की स्किन है, वो सबको कंट्रोल करती है, सॉरी। तो आपने ये करना है कि सरसों का तेल लेना है, सरसों के तेल के अंदर नीम की निबोलियां जो उनके आप लोगों ने सिर्फ ये उतार देने हैं, जो साथ में जिस तरह किशमिश के साथ नहीं लगी होती जी छोटी जी छोटी जी। डंडियां। आपने 1 पाव अगर तेल लेना है तो उसमें 2 मुट्ठी भर के आपने वो डाल देनी। तकरीबन आप ये कहें कि ऑयल थोड़ा थोड़ा सा ऊपर रहेगा। उसके अलावा आप लोगों ने ये करना, उसको तकरीबन 10 दिन रख दें आप इसी तरह, और इस्तेमाल चौथे दिन से स्टार्ट कर दें। ये जिनका प्रॉब्लम है ना कि जिनके बाल जो है वो बहुत ज्यादा फ्रीज हो जाते हैं या बहुत ज्यादा जिस तरह भी खातून ने बताया है कि नीलोफर साहिबा ने बताया है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा फ्रीज, उनके लिए आप ये कहें कि ये एक बहुत बड़ा जादू है। ये नीम का तेल बन जाता है, ये स्किन और बाल दोनों के लिए इस मौसम में, क्योंकि एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है ये। सही। और दूसरी बात इन्होंने की है, जो कि बाल नीचे से जिनके बाल फ्रीज होते हैं, तो उनको एक मैं और बेहतरीन सीरम, लेकिन आपने ये स्कैल्प में जरूर लगाना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है हमारे बालों के ऊपर से नहीं होती, बालों को सही ताकत नहीं मिल रही होती, वो स्कैल्प की वजह से होती है। चाहे हमारी स्किन है, ये स्किन है, सर की स्किन है, चाहे हमारे फेस की स्किन है। दूसरा सही। सीरम मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करूंगी। आप लोगों ने सिंपल पानी लेना है 100 ml, उसके अंदर तकरीबन आपने 30 ml ग्लिसरीन डालनी है। 30 ml ग्लिसरीन डालने के बाद उसको बहुत अच्छे तरीके से आप शेक करें। उस ठीक है। तकरीबन आपने 5 ml, ठीक है, याद रहे 5 ml मीन्स के थोड़े से ड्रॉप्स बनेंगे, वो आपने आलमंड ऑयल या कैस्टर ऑयल या आपने डाल देना विटामिन ई ऑयल, ये सिर्फ 5, ठीक है, 5 ml। आपने वो एक सीरम बना लेना। जैसे ही आपने बाल वॉश करने, जिनके बहुत फ्रीजी हेयर है, ठीक है, सही। आपने जैसे ही बाल वॉश करने, सेमी ड्राई हेयर के ऊपर आपने वो सीरम अप्लाई करके हाथों के साथ, हाथों में देखिए हम आगे मशीनों पे, मशीन हमारे बालों का खराब करती है, अल्लाह ताला ने इसके अंदर कुदरती तासीर रखी हुई है। आप लोगों ने हाथों के साथ अपने बालों के ऊपर इस तरीके से बिल्कुल नईमा sections आपा, एक कर- कॉलर हैं हमारे साथ, मलाइका इस्लामाबाद से। जी मलाइका, सवाल बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम। मेरा सवाल ये है कि देखिए स्किन पे ना बहुत स्मॉल स्मॉल बम्स आ जाते हैं, जो लाइट में ही नजर आते हैं, जैसे अगर आप मेकअप करते हो तो नजर आते हैं, और वैसे वो फील नहीं होते हैं। तो जो भी सीरम यूज कर लो वो ना हटती नहीं है, उसके लिए आप कुछ बता दें। ठीक हो गया मलाइका, गॉट योर क्वेश्चन, थैंक यू सो क्या मच। जी क्या क्या पूछा इन्होंने, सॉरी? इनके फेस पे ना मोल्स आ जाते हैं, जो कि मेकअप के जरिए तो छुप जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब मेकअप ब्राउन स्पॉट, जी जी ठीक है। मॉल्स, इसका बहुत बहुत बेहतरीन और कारआमद जो है वो सदियों से चला आ रहा है और सदियों से ही करते आ रहे हैं। देखिए ना, हम आप थोड़ा सा पीछे जाएं, आप अपनी अम्मियों को देख लें, अपनी नानियों को देख लें, उनके मुंह पे ना तो कोई ब्राउन स्पॉट, ना कोई छाइयां,
कोई इस तरह ये सिर्फ नई जनरेशन के है, क्योंकि हमने अपने केमिकल्स लगा के, या अब जिस तरह थोड़ा सा एटमॉस्फेयर भी चेंज हो गया है, हम सन ब्लॉक का इस्तेमाल हमें करना चाहिए तो हम नहीं करते, उसकी वजह से भी होता है। लेकिन इसका जो इलाज है, मैं कहती हूँ सबसे आसान है, दुनिया में सबसे आसान इसका इलाज है। आप लोगों ने जो इनटेक करना है वो विटामिन सी का प्रॉपर करना है, और फर्मेंटेड योगर्ट जो होती है इसका जादुई, पहले सुनते थे जो खट्टी छाछ होती है ना, लस्सी जिसको खट्टी बोलते हैं, उसके साथ फेस वॉश करो। लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा जदीद दौर आ गया, अब लस्सी नहीं बनती, चाटी वाली लस्सी नहीं होती है, तो आप लोगों ने ये करना है कि जो योगर्ट होती है ना, उसको ग्रीक खुद ही करें। ग्रीक योगर्ट का आजकल फैशन आ गया, लेकिन आप लोग खुद कर सकते हैं। आप लोगों ने 1 पाव योगर्ट लेनी, ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को 10 दिन का, और 10 दिन यही चीज चलानी है अगर आपने फेस साफ करना है तो। नोट कर लें इसको। 1 पाव योगर्ट लेके आप लोगों ने किसी मलमल के कपड़े में या स्ट्रेनर में रख दे, उसका सारा पानी स्टेन हो जाएगा रात में। वो ग्रीक योगर्ट आपके पास आ गई है। आपने वही योगर्ट फ्रिज में रख लेनी है, और डेली, अगर तो किसी को 1% लोग ऐसे जिनको लेमन सूट नहीं करता स्किन पे, लेकिन 99% लोग ऐसे जिनको सूट करता है। जिनको सूट करता है मैं कहती हूँ उनके लिए जादू है। आपने उस योगर्ट के अंदर, वो फर्मेंटेड हो जाएगी, जितने दिन रखी रहेगी उतने दिन उसके अंदर गुड बैक्टीरिया जो हमारी स्किन के लिए गुड होते हैं वो आप उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। आप लोगों ने ये करना है कि जैसे ही मेकअप रिमूव करना है, या सिंपल आप घर में है, खवातीन है, तो आपने आधे घंटे के लिए वो योगर्ट, एक क्रीम स्लाइम, बहुत अच्छी स्लाइमी सी पेस्ट बन जाती है उसकी, आपने वो फेस लगानी है और वो ड्राई भी हो जाएगी। और साथ में ये करना है कि अगर लेमन सूट करता है तो 3-4 ड्रॉप उसमें जैसे ही हाथ पे निकालेंगे, हाथ पे रख के अच्छा काम नईमा किया आपा, ये जो करें। काले धब्बे हैं ये उनके लिए भी है मौसर? बहुत बहुत बेहतरीन है। हाथ पे ठीक आप हो लोगों गया। ने रखना है योगर्ट को, और थोड़ा सा इसके अंदर लेमन के ड्रॉप डालने हैं, एक स्लाइमी सी पेस्ट बना के पूरे फेस पे, गर्दन पे, हाथों पे अप्लाई करें। ये डार्क नकल भी आप लोगों के साफ हो जाएंगे। ठीक हो गया नईमा आपा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन और हज़रात, ये था स्पेशली खवातीन के लिए सेगमेंट, इसी वजह से गज़ल का इंटरेस्ट भी यहाँ पे काफ़ी देती था। कॉल्स भी अभी जितनी तो आई बहुत कुछ था, कॉल्स भी लेकिन ज़्यादा जितनी आई वो टाइम खवातीन की आई हैं, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। यहाँ पे वक्त हो जाते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। अब हम खवातीन के सेगमेंट से निकल के बच्चों के सेगमेंट में जाते हैं और चॉकलेट की बात करते हैं। वैसे चॉकलेट। ये सबका फेवरेट है। एग्जैक्टली हाँ, बच्चे भी खाते हैं, बूढ़े भी खाते हैं, जवान भी खाते हैं चॉकलेट। ऐसा लफ्ज़ है जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में सिर्फ दूध, सया या फिर सफ़ेद चॉकलेट ही नहीं, बल्कि दर्जनों अक़साम की चॉकलेट्स मौजूद हैं। हर जायके, हर मिजाज और हर तहजीब की अपनी ख़ास चॉकलेट होती है। और आज हम जानेंगे कि चॉकलेट्स की दुनिया के रंग, जायके, अंदाज, और ये भी कि घर में चॉकलेट वाकई बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती। इस पर आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल, ये डिलिशियस पार्ट है हमारे शो का, और इस पर हम बात करेंगे। इसके लिए मैं ज्वाइन कर चुकी है। हमें चॉकलेट्स भी होनी चाहिए थी ना, एग्जैक्टली, बिल्कुल। बिल्कुल। हमारे साथ इन स्टूडियो हैं जी सुरखाब तारिक साहिबा, बहुत शुक्रिया। आप हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्ट भी हैं और बहुत से बच्चों को ट्रेनिंग्स भी देती हैं होटल से भी रिलेटेड, और इसके साथ साथ सिखाती भी हैं अच्छी अच्छी चॉकलेट्स किस तरह से बन सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले अगर मैं चॉकलेट से ही शुरू करूँ तो वैसे तो ये तो शायद अनकाउंटेबल होगा कि दुनिया में कितनी ज़्यादा चॉकलेट्स हैं, क्योंकि हमें, मतलब अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे तो इतना ही पता है, डार्क चॉकलेट होती है, वाइट होती है, कंपाउंड होती है, रॉ चॉकलेट होती है। तो किस तरह से बनती हैं और क्या कुछ प्रोसेस होता है? सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि चॉकलेट जो है इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि जब हम चॉकलेट की कोई भी डिज़र्ट खाते हैं, इसको डिज़र्ट भी कह सकते हैं ऑब्वियसली, तो हमें ना एक खुशी का एहसास होता है। और मोस्टली हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं तो वो चॉकलेट के बगैर जो है ना बिल्कुल बेकार है। तो चॉकलेट जो है वो ऑब्वियसली इट्स ये नेचर का सोर्स है, और ये कोकाओ जो है वहाँ से हमें ये प्रोडक्ट मिलती है, और उसको जो है डिफरेंट उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करके तो हम डिफरेंट टाइप्स की चॉकलेट्स बनाते हैं। बेसिकली अगर पाकिस्तान में देखा जाए, जैसे हम चॉकलेट की चीज़ें बना रहे होते हैं या चॉकलेट केक्स में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिज़र्ट्स में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो हमें ना एक बार की सूरत में मिलती है, चॉकलेट बार होता है, ठीक है। और अगर हम डार्क चॉकलेट की बात करते हैं, हमारे पास जैसे डार्क चॉकलेट अभी आपने नेम्स भी ले लिए कि वाइट चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है, इसके अलावा हमारे पास ग्राउंडेड चॉकलेट है, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की चॉकलेट्स होती हैं जिनमें अगर आप एलिमेंट्स वगैरह ऐड कर दें या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स भी ऐड कर सकते हैं, तो आप उसकी वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं। तो चॉकलेट जो है उससे हम लोग
कॉलेजेस के अंदर भी बच्चों को सिखाते हैं कि हमने कैसे उनको मोल्ड करना है और मोल्ड करके उससे शेप कैसे देनी है। अच्छा। क्योंकि जब हम इसको ना करते हैं, स्टीम देते हैं या हम इसको वापस लिक्विडी फॉर्म में लेकर आते हैं, तो आप जिस भी मोल्ड में कन्वर्ट करते हैं ये उसी शेप में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, ये जो शेफ्स वगैरह होते हैं ये भी, इनकी भी कोई ख़ास चॉकलेट होती है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन उनकी कोई ख़ास चॉकलेट होती है जो कि वो चीज़ों में यूज़ करते हैं, और क्या डिफरेंस होता है फिर इस आम चॉकलेट और उस चॉकलेट में? एक्चुअली जो हम लोग चॉकलेट खाते हैं ना, वो तो अगर हम आप उसको वापस करेंगे ना, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो उस तरह कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन जो हम लोग लेते हैं पूरा चॉकलेट बार स्पेशली फॉर मेकिंग एनीथिंग, अगर आप कोई डिज़र्ट बना रहे हैं, आप कोई आइसक्रीम बना रहे हैं, आप उसके ऊपर पोर कर रहे हैं, बेसिकली चॉकलेट सिर्फ एक चॉकलेट नहीं है, वो आपकी, अगर आप केक बनाते हैं तो वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है, आप कह सकते हैं इसको चॉकलेट इक्लेयर लाइक, और आप इसको टॉपिंग पे करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मिड में भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हम डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें बनाते हैं, जस्ट लाइक आपने ड्रिपिंग करनी है केक के ऊपर, तो फिर हम चॉकलेट के अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड कर देंगे तो हम उसे गनाश क्रिएट करते हैं। अच्छा। बेसिकली गनाश की भी वेरिएशंस हैं आगे से फिर। ये एक मतलब एक समंदर है, अगर आप एक चॉकलेट को लेके उसके अंदर क्रीम ऐड कर देते हैं, मज़ीद तो फिर अगर आप उसके अंदर व्हिपिंग क्रीम ऐड कर देते हैं, फिर आप उसके अंदर, अगर अभी तो बल्कि मैं जैसे पढ़ती जा रही हूँ, सिखाती तो हूँ मैं, लेकिन जैसे जैसे सीखती जा रही हूँ मजीद। खुद भी आप सीखती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर सिर्फ चॉकलेट की बात की जाए तो इसके जायके में फ़र्क किस किस चीज़ से आ सकता है? मतलब एक डिफरेंट चॉकलेट बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स में यूज़ होते हैं? देखिए, अनस्वीटेंड होती है, स्वीटेंड होती है। जो डार्क चॉकलेट होती है वो कड़वी होती है, ठीक है। डार्क उसमें चॉकलेट खाई भी नहीं जाती ना, ज़्यादा बंदा नहीं खा सकता। लेकिन जो यूज टू है ना, हैबिचुअल है ना, वो तो फिर उनको क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये बिल्कुल इसी तरह से आप चाय पीते हैं ना, तो आप कॉफ़ी पीते हैं तो इस तरह आपको क्रेविंग होती है। और जिन लोगों को इसकी आदत है, और आपको पता है कि डार्क चॉकलेट्स जो आपका मूड स्विंग करने के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इवन के जो लोग कहते हैं ना कि वेट आपने लूज करना है, तो आपके चॉकलेट, डार्क चॉकलेट से वेट भी कम होता है। अच्छा। हाँ, इससे कम लेकिन होता है। वैसे तो कहा जाता है कि चॉकलेट खाओ तो वेट गेन हो जाता है, लेकिन जी, मिल्क चॉकलेट से मिल्क चॉकलेट से गेन होगा, और डार्क से कम हो जाएगा। हाँ, डार्क से मतलब आपकी बैलेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप वीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं, आपको हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगर आप जो लोग हेल्थ पे काम करते हैं, जैसे वो लोग ब्लैक टी लेते हैं, ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, अमेरिकानो जस्ट लाइक यू नो, तो वो ब्लैक चॉकलेट भी लेते हैं अपने डाइट के अंदर। सही। अच्छा, अगर हम बात करें फेमस चॉकलेट्स की, तो वैसे तो दुनिया में फेमस होंगी, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे पसंद बहुत है, इस वजह से भी मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है ज़्यादा। फ्रांस है, जर्मनी है, USA है, बेल्जियम है, यहाँ की बहुत फेमस होती हैं चॉकलेट्स। तो मुझे ये बताएं कि अब जो शुगर फ्री चॉकलेट्स होती हैं, उनके हवाले वो भी आप लोग मेक करते हैं, वो भी बनाते हैं? अगर शुगर फ्री की बात करें तो आप उसमें कंटेंट ये ऐड कर सकते हैं, लाइक क्रीम आप ऐड कर दिया आपने, या आप उसके अंदर अगर हम देख लें फिजिबल वेज क्या होती है हमारे पास जो है शुगर कैन से आपके पास जो शक्कर मौजूद है, आप उससे ऐड कर सकते हैं। हम बनाते हैं ब्राउनीज, बहुत मेरी फेवरेट, आपको भी बहुत पसंद होगी, आजकल सर्व होती है गरम गरम ब्राउनी के साथ, ऊपर आइसक्रीम सर्व होती है, और वो हार्डली एक पीस जो होता है उसके ऊपर सर्व करके वो 1500 चार्ज कर रहे होते हैं। अगर बहुत भी कम कॉस्ट पे जाते हैं नॉर्मल रेस्टोरेंट्स के अंदर, तो वो भी 400-500 के अकॉर्डिंग जाता है। तो जो हम बनाते हैं फज चॉकलेट, फज के अंदर ना हम लोग शक्कर ऐड करते हैं। अच्छा। थोड़ा ब्राउनिश टेक्सचर देने के लिए भी, और मजीद उसकी जो मज़ा क्रिएट करने के लिए भी। और हम जो है कोकाओ उसमें ऐड करते हैं, पाउडर फॉर्म में ऐड करते हैं। अगर आपके घर में आपको चॉकलेट नहीं है तो पाउडर मौजूद है, तो आप उसके अंदर मिल्क ऐड करें, क्रीम ऐड करें, उसको एक चॉकलेट की कंसिस्टेंसी उसकी लेकर आए। उसके बाद आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के एडिशंस भी कर सकते हैं। अभी आप मेरी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाके मेरे विजिट भी होते रहते हैं, और मैं पूछती भी रहती हूँ शेफ्स वगैरह। अच्छा, हमारे पास आखिरी मिनट है, मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि कौन सी ऐसी चॉकलेट्स हैं जो वेट गेन करती हैं, और कौन सी ऐसी चॉकलेट्स हैं जो वेट लॉस में या फिर मेंटेन करने में काम आती हैं? एक्चुअली जिसमें शुगर कंटेंट होगा वो तो आपका गेन करेगा ऑब्वियसली। और अगर आप उसका प्योर फॉर्म लेते हैं डार्क चॉकलेट की, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में होती है डार्क, इसमें 70% चॉकलेट ही होती है, उसके बाद 30% जो डिफरेंट कंटेंट को ऐड करके ताकि उसको कंबाइन किया जा सके, तो आपको डार्क चॉकलेट लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा वेट भी बैलेंस रहे और मेरा हेल्थ भी अच्छी रहे और मैं जो ना दिमाग भी तेज हो जाए मेरा, तो आप लोग डार्क चॉकलेट के इतने सारा फायदे हैं। थैंक यू सो मच। सुरखाब तारिक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। जाहिर है आपसे भी डेजर्ट्स के हवाले से भी बात करनी थी, लेकिन चूंकि वक्त की कमी की वजह से बात नहीं हो सकी है, और ये बहुत अच्छा पार्ट था हमारे शो का। यकीनी तौर पर आपको पसंद आया होगा चॉकलेट मेकिंग किस तरह से होती है, और खाने में कौन सी मुफीद है और कौन सी नहीं, किससे आपको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक खवातीन वज़ात। हम आज एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे, वो तशद्दुद जो आजकल कुछ मदारिस में बच्चों पर किया जा रहा है। हालिया दिनों में ऐसे कई वाक़यात सामने आए जिनमें मासूम बच्चों को बेरहमी से मारा गया, हत्ता कि कुछ बच्चे जान से भी चले गए। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दीनी तालीम के मराकज़ जहाँ बच्चों को दीन से जोड़ा जाता है, वहाँ अगर उन पर तशद्दुद किया जाए तो उसका क्या असर हो सकता है। क्या दीन इस्लाम बच्चों पर इस तरह के सलूक की इजाज़त देता है। हम बात करेंगे कि बच्चों के साथ शफ़क़त व मोहब्बत का क्या हुक्म है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बच्चों से प्यार और नरमी के लिए क्या क्या दर्स दिया। इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये वीडियो के विजुअल्स जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अब से 1-2 रोज़ पहले हमने स्टोरी शेयर की थी जिसमें मदरसे के तालिब इल्म को उस्ताद की जानिब से तशद्दुद किया गया और बेतहाशा तशद्दुद किया गया कि वो जहाँ बहक हो गया। और इसी मामले पर बात करेंगे। मुफ्ती स्कॉलर सैयद रियासत हुसैन शाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया इन स्टूडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, पहले तो हम मुझे ये बताएं कि इस्लाम की क्या तालीमात हैं बच्चों पर रहम और शफ़क़त के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। इस्लाम दीन शफ़क़त और रहमत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरापाई रहमत थे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हमने आपको जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। और बच्चे वो तो दुश्मन के भी हों तो वो मासूम होते हैं और काबिल रहम होते हैं। हत्ता कि मैदानी जंग में भी अगर बच्चे सामने आ जाएं तो उन्हें कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से बहुत कुछ फरमाया है। वक्त इतना नहीं है कि हम उन सारी चीज़ों को जिक्र करें, लेकिन उनमें से चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्खिर कबीरना फलैसा मिन्ना, कि जो हमारे लोगों में से छोटे पर रहम नहीं करता और बड़े की इज़्ज़त और तकरीम नहीं करता, फरमाया उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे दीन, हमारे मज़हब, हमारे तरीक़े पर वो शख्स नहीं है। और चे जाए कि वो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला हो। देखें, ये सख्ती और बेजा किस्म की ये जो काम हो रहे हैं, ये चाहे मदारिस में हों, चाहे स्कूल्स में हों, चाहे घरों में हों, माँ बाप ही क्यों ना करें, उन्हें भी इस बात की इजाज़त नहीं है। बाज़ माँ बाप ये समझते हैं कि शायद ये हमारी औलाद है, हम इनके साथ जो मर्ज़ी कर लें, तो उन्हें भी इस बात की इजाज़त नहीं है। हत्ता कि जानवरों के बच्चों के साथ ये सलूक करने की इजाज़त नहीं है। इंसान के बच्चे तो बड़े मुक़द्दस और बड़े मोहतरम हैं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के हवाले से जो कुछ फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों के हवाले से ये भी फरमाया कि जो इंसान छोटे बच्चों पे शफ़क़त नहीं करता, उन पे रहमत नहीं करता, उस पर अल्लाह के यहाँ भी रहम नहीं की जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम आपके जो बेटे हैं, उनकी वफ़ात पर आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी हैं। और सवाल करने वाला पूछता है कि अल्लाह के रसूल, हम आपसे सब्र सीखते हैं, आपसे हमने सब्र का सबक सीखा है, तो आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू। तो आपने फरमाया, मल्ला यरहम ला युरहम, जो बंदा रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। और फिर हज़रत अनस, ये तो अपने हैं ना, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खिदमत करते थे, आपके साथ कोई खूनी रिश्ता नहीं था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ क्या मामला था। कहते मैंने 10 साल अल्लाह के रसूल की खिदमत की, मैं छोटा सा बच्चा था, मेरे से गलतियाँ भी हो जाती थी, लेकिन कभी अल्लाह के रसूल ने मेरे से ये नहीं पूछा कि अनस तुमने ये काम क्यों किया है। कई दफ़ा ऐसे होता कि अल्लाह के रसूल मुझे किसी काम के लिए भेजते और मैं जाके, बच्चा था, बच्चों के साथ खेलना शुरू कर लेता। अल्लाह के रसूल आते और मुझे एक दफ़ा ऐसे हुआ कि अल्लाह के रसूल आए, आपने मुझे पीछे से पकड़ा, मैंने मुड़ के देखा तो अल्लाह के रसूल मुस्करा रहे थे। तो अल्लाह के रसूल तो ऐसी शफ़क़त और ऐसी रहमत दे के गए हैं कि इस बात की इजाज़त ही नहीं है कि बच्चों को मारा पीटा जाए और उन्हें इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। ये तो बड़ों के साथ जायज़ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे वो तो होते ही मासूम हैं और उनके साथ इस तरह का रवैया, ये कोई इंसानियत भी इस बात का इंसान को दर्स देती है कि वो छोटे बच्चों पे, चाहे वो इंसानों के हों या जानवरों की क्यों ना, उन पे शफ़क़त करें। हज़रत, ये सिर्फ मस्जिद या मदरसे के मामलात नहीं हैं। हमने देखा है कि दूर दराज के इलाकों में स्कूल से, यूनिवर्सिटी से इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात हमें नज़र आते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई हैं मदरसों के, स्कूल्स के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। मदरसा अभी भी उसी ओल्ड फैशन में चल रहा है, उस्ताद की तकरीम आज भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ से इस तरह के वाक़यात आना, मेरा ख्याल है कि उन लोगों को तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिनके पास इतनी आदीस हैं, इतना नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से उनके पास इल्म है कि उन्होंने किस तरह से शफ़क़त की है बच्चों पे। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे लोगों को देखें जो दीन की तालीम दे रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं और उन्हें तो एक मिसाल और क़ुदवा बनना चाहिए बच्चों के साथ रहमत और शफ़क़त के मामले में। चे जाए कि वही बच्चों को मार मार के जान से ही मार दें, तो ये तो वो गोया कि इस्लाम से और दीन से दूर करने का सबब बन रहे हैं।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखते हैं और जानते हैं कि जो दीन की तालीम बड़े प्यार और मोहब्बत से देने वाले हैं, जिनके यहाँ बड़ी शफ़क़त और रहमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा के मुताबिक तालीम दी जाती है। लेकिन ऐसी काली भेड़ें हर मुआशरे में, हर तबके में मौजूद हैं। आप देखें वालिदैन में ऐसे वालिदैन भी मौजूद हैं कि जो ख़ुद ही अपने हाथों से अपने बच्चों पर इतना तशद्दुद करते हैं। असातिज़ा में ऐसे असातिज़ा, हालांकि उस्ताद तो रहमत और शफ़क़त हुआ करता है, लेकिन हमने अपने बच्चों को ऐसे भेड़ियों के हाथों में दिया होता है। और बाज़ जगहों पे आप ये समझें कि वालिदैन की गलती भी होती है, वो भी जाके कह देते हैं कि जी ये ले लें और इसको बेशक इसकी चमड़ी उधेड़ दें और इसके साथ ऐसा सलूक करें, तो फिर उनको भी शय मिलती है और वो मज़ीद इसमें आगे बढ़ते हैं और बच्चों पे इस कदर जुल्म, मतलब इस तरह की चीज़ें तो देख के इंसान को कुछ होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा और आपका कुदवा तो बिल्कुल इसके बरक्स है। अल्लाह के रसूल तो दुश्मनों के बच्चे भी हैं ना, आप देखें कि यहूदी का बच्चा बीमार होता है, अल्लाह के रसूल उसके घर उसकी इयादत के लिए चले जाते हैं और जाके इयादत भी करते हैं और उसे दीन की दावत भी देते हैं। दीन की दावत दी तो वो बच्चा था, मौत के करीब था, अपने वालिद को देखता है तरसी निगाहों से कि क्या करूं, यानी मोहम्मद मुझे दावत दे रहे हैं। तो यहूदी वालिद था लेकिन कहने लगा अति अबुल कासिम, कि अबुल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो। उस बच्चे ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया अल्लाह के, और उसके बाद फोत हो गया। आपने खुद उसके कफन दफन का एहतिमाम किया, लेकिन आप इतने खुश हुए, आपने कहा कि मेरी वजह से अल्लाह ताला ने एक बंदे को जहन्नम की आग से बचा लिया। तो अल्लाह के रसूल, इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हसन हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा, आप नमाज पढ़ा रहे हैं, वो आके सजदे की हालत में ऊपर चढ़ गए तो अल्लाह के रसूल ने सजदा लंबा कर लिया, इतना तवील कर दिया कि सहाबा कहने लगे पता नहीं वही नाजिल हो रही है या क्या वजह है, अल्लाह के रसूल सजदे से सर नहीं उठा रहे। आपने नमाज के बाद फरमाया कि मेरे ऊपर हसनैन में से कोई एक थे, वो सवार थे, तो मैंने चाहा कि वो अपनी मर्जी से नीचे उतर जाएं तो फिर मैं सजदे से सर उठाऊं। इसी तरह हज़रत उमामा बिन्त ज़ैनब आपकी नवासी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नमाज में अपने पास उठाया हुआ है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कई दफ़ा मैं लंबी नमाज पढ़ाने का इरादा करता हूँ, लेकिन मुझे बच्चों के रोने की आवाज़ आती है तो मैं नमाज मुख्तसर कर देता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके एक सजदे जैसा हमारी सारी ज़िंदगियों के सजदे नहीं हो सकते, आप फरमाते हैं कि मैं नमाज इसलिए मुख्तसर कर देता हूँ कि मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ जाती है तो मैं नमाज मुख्तसर कर लेता हूँ। उस पैगम्बर के मानने वाले, उस पैगम्बर के उम्मती होने वाले, वो अपने अंदर ऐसा पत्थर दिल रखें कि वो छोटे छोटे बच्चों को मार मार के और बिल्कुल जान से मार दें, ये ना इंसानियत है और ना ही इस्लाम ये सिखाता है। इसको इस्लाम के खाते में कभी नहीं डाला जा सकता, ये दरिंदगी है। बिल्कुल ऐसी है। शादी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। मुझे एक जुमला याद आ गया जाते जाते कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ख़वातीन और ज़ात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को मंडे तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।